नमस्कार, ये सिनेमा सारांश। आज हम देखने जा रहे हैं 2010 फिल्म द टाउन, स्पॉयलर्स अहेड। देखें और एंजॉय। चार्ल्स टाउन, बोस्टन का इलाका, पूरे साल बैंक डकैतियों के लिए बहुत फेमस है। डग, जेम, ग्लोन्सी और डेज नाम के 4 जिगरी दोस्त इसमें माहिर हैं। डग ही इन सारी योजनाओं का दिमाग है। वो बाकी तीनों को उनके अगले ऑपरेशन के लिए जरूरी सारी डिटेल्स बिना गलती के याद करने को कहता है। जब एक गार्ड पैसे का बैग लेकर बैंक में घुसता है तो वे उसे धक्का देकर अंदर घुस जाते हैं और तुरंत स्थिति को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। वहां मौजूद हर व्यक्ति को जमीन पर गिरा दिया जाता है, उनके सेल फोन छीन लिए जाते हैं और लुटेरे कैशियर स्टेशन को खाली करने के बाद मैनेजर क्लेयर किसी से वॉल्ट खुलवाते हैं। सारे पैसे निकालने के बाद और सिक्योरिटी कैमरों के हार्ड ड्राइव को माइक्रोवेव में डालकर नष्ट करने के बाद लुटेरे हर जगह ब्लीचिंग पाउडर डालना शुरू कर देते हैं ताकि डीएनए का कोई सबूत ना रहे। इस बात से अनजान कि क्लेयर बहुत देर होने तक अपने पैर से एक साइलेंट अलार्म बटन दबा रही है। जब तक उन्हें पता चलता है, जेम असिस्टेंट मैनेजर को पीट देता है, यह सोचकर कि उसी ने अलार्म बजाया था। और जब वह मार रहा होता है तो क्लेयर उसकी गर्दन पर बना टैटू देख लेती है। पुलिस को पास आता देख जेम क्लेयर को बंधक बनाकर साथ ले जाने का फैसला करता है, जबकि ऐसा वे कभी नहीं करते। वे अपना मास्क उतारने से पहले उसकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और बैंक से काफी दूर निकलने के बाद वे उसे समुद्र तट पर छोड़ देते हैं, क्योंकि अब उन्हें उसकी जरूरत नहीं होती है। क्राइम सीन को एफबीआई अपने कब्जे में ले लेती है, जिसकी अगुवाई स्पेशल एजेंट एडम फ्रॉले कर रहे हैं। वह देखता है कि चोरों ने हर डिटेल का ख्याल रखा और पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा, जिसका मतलब है कि वे पेशेवर होने चाहिए। उसके आदमी उस वैन को भी ढूंढ लेते हैं जिसका इस्तेमाल उन्होंने डकैती के लिए किया था, लेकिन उसे जला दिया गया है और पड़ोस में कोई भी गवाह के तौर पर बोलने को तैयार नहीं है। अगले दिन फ्रॉले क्लेयर से पूछताछ करता है, जो उसे थोड़ी बहुत जानकारी देती है, लेकिन टैटू वाली बात छिपा लेती है, क्योंकि चोरों ने उसे धमकी दी है कि अगर उसने एफबीआई को कोई भी जानकारी दी तो वे उसे मार देंगे। इस बीच चारों चोर जेम के बंधक बनाने के बुरे आइडिया पर बात करने के लिए मिलते हैं, लेकिन जब वह आता है तो वह और भी बुरी खबर लाता है। उसके पास क्लेयर का आईडी है और उसने देखा है कि वह उनके पास ही रहती है, इसलिए वह उसे अक्सर पड़ोस में दिखेगी। वह सोचता है कि उसे उसका पीछा करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह इतना डर जाए कि वह बात न करे, लेकिन डग जिम्मेदारी ले लेता है और कहता है कि वह ऐसा करेगा क्योंकि जेम पहले ही एक बार जेल जा चुका है और वह दूसरी बार जेल नहीं जा सकता। लेकिन सच तो यह है कि वह ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि उसे जेम की हिंसक हरकतों पर भरोसा नहीं है। उसके बाद डग और जेम अपने बंदूक डीलर, अपने कार डीलर और फर्गी नाम के एक आयरिश गैंगस्टर, जिसकी फूल की दुकान एक मुखौटा है, को जरूरी भुगतान करने के लिए पड़ोस में जाते हैं। फिर वे शाम को कॉल गर्ल्स के साथ शराब पीने, जुआ खेलने और ड्रग्स लेने में बिताते हैं। अगली रात वे चारों एक बार में बैठकर शराब पी रहे थे। तभी जेम की बहन क्रिस, जो एक एकल मां है, उनके पास आती है। वह और डग पहले साथ थे और वह कहती है कि वह उसे मिस करती है, लेकिन डग उससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता और चला जाता है। हालांकि कुछ घंटों बाद जब डग अपने घर पर टीवी देख रहा होता है तो क्रिस अपनी पुरानी चाबी से अंदर आ जाती है और सोफे पर उससे प्यार करने लगती है। अगले दिन डग क्लेयर का पीछा करना शुरू कर देता है और उसके बाद लॉन्ड्रोमैट में घुस जाता है। जब वह अपनी शर्ट पर खून के धुंधले धब्बे देखकर रोने लगती है तो वह उसे तसल्ली देने का बहाना करके उससे बात करने का मौका निकाल लेता है। उसका मूड ठीक करने के लिए वह उसे ड्रिंक पर बाहर ले जाता है। वे बातें करते हैं और एक दूसरे के करीब आते हैं। हालांकि डग झूठ बोलता है और उसे बताता है कि वह कंस्ट्रक्शन में काम करता है और उसके पिता जेल में होने के बजाय उपनगरों में रहते हैं। जब वह उससे चार्ल्स टाउन में रहने वाले सभी बैंक लुटेरों के बारे में पूछती है तो वह बस कहता है कि कहानियां बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती हैं। अगले दिन जब डग जेम से मिलता है तो वह उसे बताता है कि क्लेयर उसके नियंत्रण में है और उसे मारने की जरूरत नहीं है। अपने एक आपराधिक संपर्क से पूछताछ करने और उसे पीटने के बाद फ्रॉले को एक सुराग मिलता है। इन चोरों ने दूसरों की तरह ट्रकों को नहीं लूटा, वे बॉक्स पर काम करना जानते थे। इस तरह का ज्ञान केवल वेयरकॉम जैसी जगह पर काम करते हुए ही हासिल किया जा सकता है, इसलिए वे काम के रिकॉर्ड और कर्मचारी प्रोफाइल की जांच करना शुरू कर देते हैं। क्लेयर और डग एक साथ बाहर जाने लगते हैं, एक ऐसी बात जिसे डग अपने गिरोह से छिपाकर रखता है। वे जितने करीब आते हैं
उतना ही एक दूसरे के बारे में साझा करते हैं। क्लेयर मानती है कि वह एफबीआई के साथ काम कर रही है और डग सिर्फ उत्सुक होने का दिखावा करते हुए उससे पूछता है कि क्या उनके पास कोई संभावित संदिग्ध है। वह उस टैटू का भी जिक्र करती है जिसे उसने देखा था, जिसके बारे में वह नहीं जानती कि फ्रॉले को बताना है या नहीं, क्योंकि इससे उसे जान से हाथ धोना पड़ सकता है। डग उसे सलाह देता है कि वह इसे अभी के लिए एक गुप्त कार्ड के रूप में रखे जिसे वह बाद में खेल सके, खासकर अगर इसका मतलब गवाह सुरक्षा से बचना हो। बदले में डग बताता है कि उसकी मां ने उसे 6 साल की उम्र में छोड़ दिया था और उसने उसे ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन उसके पिता ने इसके बारे में कभी कुछ नहीं किया। अपनी एक डेट के दौरान क्लेयर बताती है कि उसे काम पर जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, क्योंकि कुछ गिरोह के सदस्य उसकी गाड़ी पर बोतलें फेंकते हैं अगर वह सामान्य रास्ते से जाती है। इसलिए उसे उसके घर छोड़ने के बाद डग जेम को उठाता है और साथ में वे हमलावरों को धमकाने जाते हैं। डग उन्हें सिर्फ पीटता है और कुछ ड्रग्स रख देता है और उन्हें सप्ताह खत्म होने से पहले चले जाने के लिए कहता है, लेकिन जेम बहुत ज्यादा जोश में आ जाता है और उस आदमी के पैर में गोली मार देता है और फिर अपना मुखौटा उतारकर उसे अपना चेहरा दिखाता है। डग जेम की हिंसक हरकतों से खुश नहीं है। इस बीच फ्रॉले को वेयरकॉम कर्मचारी के रूप में डेज की फाइल मिलती है, जिसकी छुट्टी के दिन विभिन्न बैंक डकैतियों की तारीखों से मेल खाते हैं। इससे उन्हें उसका पीछा करते हुए एक पारिवारिक बारबेक्यू में जाने और पूरे गिरोह की पहचान का पता लगाने की अनुमति मिलती है। हालांकि उनके पास अभी भी उन्हें पकड़ने के लिए ठोस सबूत नहीं है। फिलहाल फ्रॉले अपने एजेंटों को उन सभी पर निगरानी रखने का आदेश देता है। एक धूप वाले दिन एक साथ दोपहर का भोजन करते हुए क्लेयर डग को बताती है कि यह मौसम उसे उस दिन की याद दिलाता है जब उसके भाई की मृत्यु हो गई थी। जब वह थोड़ी देर के लिए बाथरूम जाने के लिए टेबल छोड़ती है तो जेम अचानक प्रकट होता है और डग के साथ बैठ जाता है, जो अब चिंतित है कि उसे उसका रहस्य पता चल जाएगा। इसलिए वह उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन वह नहीं जाता है। क्लेयर वापस आती है और जेम उसे देखकर साफ तौर पर चौंक जाता है। फिर भी वह साथ देता है और थोड़ी देर तक बातचीत करता है, इससे पहले कि डग अपने हाथ से टैटू को ढकने के बहाने उसे अलविदा कहे। बाद में जेम डग से उसके बारे में पूछता है और सोचता है कि उस व्यक्ति के साथ सोना एक भयानक विचार है जो उन्हें जेल भेज सकता है। उसने दूसरों को नहीं बताया है, लेकिन वह चाहता है कि डग इसके बारे में कुछ करे और इसके बजाय अपने अगले ऑपरेशन पर ध्यान केंद्रित करे। डग को नहीं लगता कि वे अपनी अगली डकैती के लिए तैयार हैं, क्योंकि उसे वे लोग पसंद नहीं हैं जिनके साथ वे काम करेंगे, इसलिए उन्हें किसी और को ढूंढना चाहिए। हालांकि जेम जोर देता है, इसलिए डग एक शर्त पर मान जाता है। यह उसका आखिरी काम होगा। इसके बाद वह अपने पिता से जेल में मिलने जाता है और उन्हें बताता है कि वह कुछ समय के लिए दूर जा सकता है और उनसे पूछता है कि उन्होंने कभी अपनी मां की तलाश क्यों नहीं की। उसके पिता जवाब देते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति से मां बनने के लिए कहने का कोई मतलब नहीं है जो स्पष्ट रूप से मां बनना नहीं चाहता। शुक्रवार आने पर यह उनके अगले ऑपरेशन का समय है। वे नकली सबूत के तौर पर लगाने के लिए एक हेयर सैलून से कुछ बाल लेते हैं, अच्छी तरह से धोते हैं और अपने सभी उपकरणों को ब्लीच से साफ करते हैं ताकि उस पर उंगलियों के निशान न हों। फिर वे एक बख्तरबंद ट्रक का पीछा करने के लिए कार लेते हैं और जैसे ही वह पार्क होती है उसे लूट लेते हैं। चीजें शुरू में सुचारू रूप से चलती हैं, लेकिन गार्डों में से एक जवाबी हमला करने की कोशिश करता है और उन पर अपनी बंदूक तानता है। पुलिस भी उनका पीछा कर रही है, इसलिए और समय बर्बाद न करने के लिए वे गार्ड को मार डालते हैं और कार में वापस चले जाते हैं। पकड़े जाने से बचने के लिए जितनी जल्दी हो सके गाड़ी चलाते हैं। वे रास्ते में कई दुर्घटनाएं करते हैं और जब पुलिस आखिरकार उन्हें घेर लेती है तो वे उन पर भी गोली चलाते हैं और वापस गाड़ी चलाते हुए उसी रास्ते से भाग जाते हैं जिससे वे आए थे। इस बार ग्लोंजी कुछ जोखिम भरे ड्राइविंग स्टंट करता है, जिससे पुलिस की गाड़ियां एक दूसरे से टकरा जाती हैं और अंत में वे उनसे तब बच निकलते हैं जब उन्हें अपना चौथा टीम सदस्य दूसरी कार में उनका इंतजार करते हुए मिलता है। इसलिए वे वाहन बदलते हैं और पिछली कार को आग लगा देते हैं, जिससे पुलिस का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। फ्रॉले, जो अपने कार्यालय से मामले का पीछा कर रहा है, पुलिस को पुल बंद करने का आदेश देता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। चोर पुलिस के वहां पहुंचने से पहले उसे पार कर जाते हैं। जैसे ही वे फिर से वाहन बदलते हैं, उन्हें एक यादृच्छिक अधिकारी द्वारा देखा जाता है जो पास में ही खड़ा होता है, लेकिन वह उन पर ध्यान नहीं देता है। हालांकि उनके पास अभी तक उपयोग करने के लिए कोई वैध प्रमाण नहीं है,
फ्रॉले कम से कम उनसे बात करना चाहता है, इसलिए वह अपने आदमियों को उन चारों को पूछताछ के लिए लाने के लिए भेजता है। चोरों ने पीड़ितों से जो कहा उसे बुलवाने के बाद फ्रॉले कुछ सवाल पूछने की कोशिश करता है और डग, यह जानते हुए कि उनके पास उसके खिलाफ कुछ भी नहीं है, उसे बताता है कि वे हमेशा से जानते थे कि उनका पीछा FBI कर रही है, क्योंकि हर कोई जानता है कि उनके एंटीना कैसे दिखते हैं। फ्रॉले का अगला कदम फिर से क्लेयर से कुछ सुराग प्राप्त करने की कोशिश करना है, लेकिन जब वह बैंक को फोन करता है तो उसे पता चलता है कि उसने नौकरी छोड़ दी है। अब उस पर शक करते हुए वह अपने आदमियों से उसका फोन टैप करवाता है और पता चलता है कि वह इस सारे समय डग के संपर्क में रही है। डग को भी पता चलता है कि उसने तब नौकरी छोड़ दी जब वह उसे हीरे का हार देने के लिए उससे मिलता है, इसलिए वह उसे अपने साथ दूर जाने के लिए कहने का मौका लेता है, जिसे वह स्वीकार कर लेती है। उनकी डेट खत्म होने के बाद फ्रॉले क्लेयर से मिलने जाता है, जो डग की प्रोफाइल दिखाने और उसे सच्चाई बताने से पहले हार को नोटिस करता है। इस बीच डग जेम्स से मिलता है, जिसके पास फर्गी की ओर से एक नई नौकरी है, लेकिन डग उसे ठुकरा देता है और उसे किसी और को ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि वह अब और नहीं करेगा। इससे जेम बहुत क्रोधित हो जाता है, जो उस पर क्रिस और उसके बच्चे को छोड़ने का आरोप लगाता है, लेकिन डग उसे याद दिलाता है कि किसी को नहीं पता कि पिता कौन है, और हालांकि वह आभारी है कि जेम के परिवार ने उसे एक बच्चे के रूप में अपनाया, यह कभी भी उन तीनों का खुशी से घर बसाना नहीं था। जेम बताता है कि उसने एक बार डग की रक्षा के लिए एक आदमी को मार डाला था और इसके लिए 9 साल जेल गया था, लेकिन डग पर इसका कोई असर नहीं होता। वह अभी भी नौकरी ठुकरा देता है। फिर वह फर्गी से मिलने जाता है और उसे भी इसकी जानकारी देता है, लेकिन फर्गी को कोई और नहीं चाहिए, क्योंकि डग ही असली दिमाग है। डग के पिता भी कई साल पहले अकेले चले गए थे और इसलिए फर्गी ने उसकी मां को ड्रग्स दिए थे। वह कभी नहीं गई। उसकी ड्रग्स के ओवरडोज से मौत हो गई और डग से इस सारे समय झूठ बोला गया। अगर वह नौकरी स्वीकार नहीं करता है तो फर्गी क्लेयर के साथ वही करने की धमकी देता है जो उसने उसकी मां के साथ किया था। डग यह देखने के लिए कि वह ठीक है या नहीं, क्लेयर के घर भागता है, लेकिन वह उसे बाहर निकाल देती है और उसे माफी मांगने या समझाने नहीं देती है। उसके बाद से वह उसके अपार्टमेंट पर नजर रखने की कोशिश करता है और देखता है कि फर्गी के गुंडों में से एक ने उसके दरवाजे पर एक अंतिम संस्कार माला लटका दी है। डग उसे नष्ट कर देता है, क्योंकि वह आखिरकार स्वीकार कर लेता है कि उसके पास इस नौकरी को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। डग फिर से क्लेयर से संपर्क करने की कोशिश करता है और वादा करता है कि वह उसे कभी चोट नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसने कई बैंकों को लूटा है, लेकिन उसने कभी किसी को नहीं मारा। फिर जाने से पहले उससे उसका इंतजार करने के लिए कहता है। गिरोह फर्गी की योजना सुनने के लिए इकट्ठा होता है। उसके पास फेनवे पार्क को लूटने के लिए अंदर की जानकारी है और वे इसे बड़े खेल के बाद सुबह करेंगे, जब उनके तिजोरियां भरी होंगी। जब वे विवरणों पर विचार कर रहे होते हैं तो फ्रॉले एक बार में क्रिस से संपर्क करता है, यह सोचकर कि वह परिवार में कमजोर खड़ी हो सकती है। उसके साथ नकली फ्लर्ट करने के बाद वह उसे अपना बैज दिखाता है और संकेत देता है कि वह जानता है कि वह फर्गी के लिए एक खच्चर है। जब वह एक वकील मांगती है तो वह अपनी चाल चलता है और यह कहकर कलह के बीज बोता है कि भले ही वह कई वर्षों से डग के साथ थी, उसने उसे कभी हीरे का हार नहीं खरीदा। क्रिस उसे एक नकली सुराग देती है, इसलिए ऑपरेशन के दिन फ्रॉले और उसके आदमी गलत ट्रक का पीछा करते हैं, जबकि क्रिस डग से मिलने जाती है और उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहती है, क्योंकि वह भी एक नया जीवन चाहती है। लेकिन डग उसे यह बताने के बाद बाहर निकाल देता है कि वह किसी और के साथ जा रहा है। फ्रॉले उसे बाद में अस्पताल में पाता है, जब उसने नशे में गाड़ी चलाते समय अपनी कार दुर्घटनाग्रस्त कर दी थी, और वह वादा करता है कि वह उसे और उसके बच्चे को जानकारी के बदले में सुरक्षा दिलाएगा। यह महसूस करते हुए कि उसका हमेशा इस्तेमाल किया जा रहा है, वह हार मान लेती है और उसे फेनवे पार्क के बारे में बताती है। डेज अपने इलेक्ट्रीशियन ज्ञान का उपयोग अलार्म और सुरक्षा कैमरों को अक्षम करने के लिए करता है, जबकि डग और जेम पुलिस के रूप में कपड़े पहनते हैं और फर्गी के एक संपर्क द्वारा उन्हें स्टेडियम के अंदर जाने की अनुमति दी जाती है। वे कुछ कर्मचारियों और गार्डों के पास आते हैं, लेकिन उनका पुलिस अभिनय काम नहीं करता है और जल्द ही वे अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं और पुरुषों को फर्श पर झुकने के लिए कहते हैं ताकि वे उन्हें बांध सकें। इसके बाद वे कैश रूम में जाते हैं और कर्मचारियों से दरवाजा खोलने और संकट कॉल न करने के लिए कहते हैं,
क्योंकि उनके घर के बाहर आदमी हैं और यदि वे कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो वे उनकी पत्नियों को गोली मार देंगे। जाहिर है उन्हें अंदर आने की अनुमति है और जितना संभव हो उतना पैसा अपने बैग में भरने के बाद वे पार्किंग स्थल से बाहर निकल जाते हैं, जहां ग्लोन्जी और डेज एक एम्बुलेंस के साथ उनका इंतजार कर रहे हैं। FBI पहले से ही परिधि को घेर रही है, लेकिन जैसे ही जेम उन्हें चुपके से अंदर आने की कोशिश करते हुए देखता है, वह उन पर गोली चला देता है। चोरों और एजेंटों के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है और ग्लोन्जी को बीच में गोली लग जाती है, लेकिन कम से कम उन्होंने उसे बनियान पहना हुआ था। जबकि अन्य तीनों शूटिंग जारी रखते हैं, डेज वापस चुपके से जाता है और दरवाजा खोलता है ताकि वे एजेंटों के साथ ट्रक को वहां से बाहर निकाल सकें। FBI खिड़कियों के माध्यम से कुछ स्टन ग्रेनेड फेंकती है और जबकि चोरों की इंद्रियां खतरे में पड़ जाती हैं, वे विशेष एजेंटों को अंदर भेजते हैं जो डेज के खड़े होते ही उसे गोली मार देते हैं। ग्लोन्जी एक बहुत ही जोखिम भरी योजना बनाने का फैसला करता है। वह गाड़ी चलाकर बाहर जाएगा और FBI का ध्यान उस पर रखेगा, जबकि डग और जेम अपनी पुलिस की वेशभूषा में वापस आ जाते हैं और बस मुख्य दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। एम्बुलेंस बाहर जाती है और बिना किसी समस्या के ब्लॉक से नीचे उतरने में सफल हो जाती है, लेकिन जब FBI केवल उसके पहियों पर गोली मारकर उसे नहीं रोक पाती है तो एक स्नाइपर ग्लोन्जी को सिर पर गोली मारकर मार डालता है। जबकि FBI एम्बुलेंस की जांच करती है, डग और जेम सफलतापूर्वक अपनी पुलिस की वर्दी में बदल जाते हैं और अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर आसानी से भाग जाते हैं। हालांकि यह चाल ज्यादा देर तक नहीं चलती। FBI को अंदर बंधे कर्मचारियों से जानकारी मिलती है, जिसमें कहा गया है कि उन पर पुलिस द्वारा हमला किया गया था। इसलिए फ्रॉले तुरंत संदिग्ध व्यवहार करने वाले अधिकारियों की तलाश शुरू कर देता है। वह जल्दी से जेम को अपने कंधे पर एक बड़ा बैग लिए तेजी से चलते हुए देखता है और पार्किंग स्थल में उसका पीछा करता है। जैसे ही फ्रॉले उसे उसके नाम से बुलाता है, जेम उस पर गोली चला देता है और जल्द ही वह खुद को FBI और पुलिस से घिरा हुआ पाता है, जबकि डग सड़क के उस पार से देखता है। फ्रॉले जेम को पैर में घायल करने में कामयाब हो जाता है, इसलिए वह एक मेल बॉक्स के पीछे छिप जाता है, केवल यह महसूस करने के लिए कि उसके पास गोलियां खत्म हो गई हैं। वापस जेल जाने से इनकार करते हुए वह अपने हाथों में बंदूकें लेकर बाहर निकलकर आत्महत्या कर लेता है, जिससे एजेंट उसे मौके पर ही गोली मार देते हैं। डग उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता और एक पुलिस कार चुराकर भाग जाता है। वह फूलों की दुकान पर जाता है और फर्गी और उसके गुंडे दोनों को मार डालता है। बदले में घायल नहीं होता क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना हुआ है। बाद में डग कुछ पैसे निकालता है जो उसने छिपाए थे और क्लेयर को फोन करता है, जिसके पास अपार्टमेंट में उसके साथ FBI है जो उसकी बातचीत सुन रही है। क्लेयर उसे आने के लिए कहती है, यह दावा करते हुए कि वह अकेली है, लेकिन डग जानता है कि वह झूठ बोल रही है क्योंकि वह एक पड़ोसी इमारत से अपार्टमेंट देख रहा है। हालांकि वह जाने के लिए मान जाता है, उसे 1 घंटे में पिछले दरवाजे पर मिलने के लिए कहता है। उसके फिर से उससे माफी मांगने के बाद क्लेयर उसे यह बताने के लिए एक सूक्ष्म सुराग के रूप में धूप वाले दिन का उल्लेख करती है कि यह सब एक जाल है और डग साथ देता है, जबकि FBI क्लेयर के साथ ऐसे किसी व्यक्ति का इंतजार कर रही है जो नहीं आएगा। डग उसके बगीचे में कुछ पैसे छुपा देता है और फ्रॉले की कार पर एक नोट छोड़ जाता है जिससे उसका अपमान होता है। फिर वह मैसाचुसेट्स बे ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी की वर्दी पहनकर ट्रेन से शहर छोड़ देता है। फ्रॉले को क्लेयर की धूप वाले दिन लाइन पर संदेह है, लेकिन किसी भी चीज के प्रमाण के रूप में उपयोग करने के लिए यह बहुत गुप्त है और क्लेयर किसी भी संभावित आरोप से मुक्त है। कुछ दिनों बाद उसे वह पैसा मिलता है जो डग ने उसके लिए छोड़ा था, जिसमें एक नोट में कहा गया था कि एक दिन वे फिर से मिल सकते हैं। वह इसे डग की मां की याद में स्थानीय आइस हॉकी अखाड़े के नवीनीकरण के लिए दान करने का फैसला करती है, जहां डग कभी खेला करता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन चालू करें। देखने के लिए धन्यवाद।